लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम अपनी विजय मैराथन सीरीज में आज तीसरी यूनिट की बात करेंगे जो कि है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत स्कोरिंग यूनिट है, अच्छा यूनिट है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेनली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडल्स से आते हैं, तो हम मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल हम पूरा कम्युनिकेशन कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी की दो जो यूनिट्स हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी मैराथन आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो बहुत सारी वीडियोस वहां पर दी हुई हैं, आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, मतलब आप अपने आइडिया को, अपने फैक्ट्स को, अपनी ओपिनियंस को, मतलब अपने विचारों को, अपनी जो राय है आपकी, वो अपने तथ्यों को जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ये एक टू वे प्रोसेस होता है ना, हमेशा टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। और जो है कम्युनिकेशन जब टू वे होता है तो ये अच्छा इफेक्टिव माना जाता है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार के लिए जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन हो वो टू वे हो, दो लोग हो उसमें शामिल, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन कभी रुक जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर ही रहा होता है, तो ये निरंतर होता है। और उसके अलावा अगर हम देखें ऑल परवेसिव, मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एवरीवन कम्युनिकेट्स, तो ये ऑल परवेसिव है। उसके अलावा मैंने अभी बताया ये टू वे प्रोसेस है, एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच का प्रोसेस, इसलिए ये एक टू वे प्रोसेस है। इसमें आप क्या करते हो, आपके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप दूसरों को समझ पाते हो। तो ये कम्युनिकेशन की विशेषताएं थी। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन के लिए, 7 C's, ये पूछे जाते हैं और ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए और आपको जो है इनको लर्न करना पड़ेगा सो दैट अगर एग्जाम में आता है तो आप इनको सीक्वेंसिंग इनकी कर पाओ। तो पहला है आपका कंप्लीट, यानी आपका कम्युनिकेशन पूर्ण होना चाहिए, उसमें पूर्णता होनी चाहिए। अगर आप अपनी कोई बात किसी के आगे रख रहे हैं तो यू मस्ट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टॉक। अगर आप आधी अधूरी बात बीच में छोड़ देंगे तो वो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो जो पहला सी है कम्युनिकेशन का वो है कंप्लीटनेस यानी कि शुद्धता। दूसरा है कंसाइजनेस, यानी कि आपकी बात ना टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वकीलों की तरह आप एक बात को कहना है और उसको आप 10 वे से घुमा फिरा के उस चीज को कन्वे कर रहे हो। आपको अपनी बात को टू द पॉइंट कहना आना चाहिए, दैट इज द कंसाइजनेस, यानी कि संक्षिप्तता, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रीफनेस। फिर है कंसिडरेशन, सोच विचार करके आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब यू शुड नो कि अगर आप एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हो तो आपका बात करने का तरीका क्या होगा, आप अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हो तो हाउ विल यू टॉक टू हिम और हर, आप उनसे कैसे बात करोगे। अगर आप 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको उनके स्तर पे उतर के बात करना होगा, है ना। तो आपको ऐसे ही बात करनी होगी, इस तरीके का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। रिलीजियस टॉक्स में स्पेशली आपको हर धर्म को समान भाव से देखना चाहिए और आपको किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। इस तरीके का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब उसमें कंसिडरेशंस होने चाहिए। फिर क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आप बातें कह रहे हैं उसमें कोई स्पष्टता ही नहीं, एम्बिगियस चीजें आप बोल रहे हैं जो बिल्कुल ही अस्पष्ट है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपके कम्युनिकेशन में कंक्रीटनेस होनी चाहिए, मतलब जो बात आप कह रहे हैं उस बात में दम हो। आपकी बात लोग कब सुनेंगे, जब आपकी बात में दम होगा। अभी मैं मान लीजिए कि मैं बोल कुछ और रही हूँ और मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और मैं बात यहाँ पर करने लगूँ रिसर्च की, तो मेरे जो कम्युनिकेशन होगा उसमें कंक्रीटनेस नहीं होगी, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं दिखेगा, है ना। यहाँ पर क्या है, कंक्रीटनेस है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो मैं आपको 7 C's के बारे में बता रही हूँ। फिर है कर्टेसी, मतलब आपके कम्युनिकेशन में शिष्टाचार होना चाहिए। आप किससे बात कर रहे हैं उसमें रेस्पेक्टफुल मैनर एक होना चाहिए, किस तरीके से बात कर रहे हैं। करेक्टनेस तो होनी ही चाहिए, है ना, आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए।
आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो ये आपके 7 C's थे कम्युनिकेशन के: कंप्लीट, कंसाइज, कंसिडरेशंस, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। फिर हम बात कर लेते हैं 4S। कम्युनिकेशन में 7 C's हो गए, हम 4S की बात करेंगे कि 4S क्या होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। कौन से 4S ऐसे हैं जो जरूरी है। 4S, पहला है शॉर्ट या शॉर्टनेस। आप बोलिए शॉर्टनेस, मतलब वही जो मैंने कंसाइजनेस के लिए बोला कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड। ठीक है, पिन पॉइंटेड होना चाहिए। फिर दूसरा है आपका सिंपल, यानी सिंपलिसिटी। मतलब आपका कम्युनिकेशन ना क्या कहते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। फिर तीसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया था कंक्रीटनेस, मतलब आपकी बात में दम होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, जो आपके मुंह से निकल रहे हैं शब्द, वही ब्लैक बोर्ड पे लिखे होने चाहिए, या जो आप मतलब बताना चाह रहे हैं आप उसी के इर्द गिर्द आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर फोर्थ है आपका, एक हो गया शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ, और हो गया सिंसियरिटी। मतलब वही करेक्टनेस होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, गंभीरता होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए। तो ये 4S है आपके: शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और जो है उसके अलावा आपका सिंसियरिटी। स्ट्रेंथ लिख दिया था मैंने, ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले है रिलेशनशिप के बेसिस पे, दूसरे है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। फिर तीसरे हैं आपके डायरेक्शन के बेसिस पे, और चौथे हैं आपके चैनल के बेसिस पे। तो 4 तरीके से आप कम्युनिकेशन को देख सकते हैं, बांट सकते हैं टाइप्स को उनके: रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड चैनल। तो रिलेशनशिप के बेसिस पे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, फिफ्थ है मास कम्युनिकेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के आधार पर फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल। आप इसको नॉन की बजाय ना इनफॉर्मल ही लिखिए, इनफॉर्मल। फिर अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो पहला है आपका अपवर्ड, दूसरा है डाउनवर्ड, तीसरा है वर्टिकल, फिर है हॉरिजॉन्टल, और पांचवा है आपका डायगोनल। ठीक है, चैनल के बेसिस पर वर्बल पहला और दूसरा नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में आप पढ़ेंगे ओरल और रिटन, और नॉन वर्बल में अलग अलग बॉडी जेस्चर्स के हिसाब से उसकी भी हम बात करेंगे। तो मोटा मोटा 4 टाइप में आप इनको डिवाइड कर सकते हो: रिलेशनशिप के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर और चैनल के आधार पर।
रिलेशनशिप के आधार पर इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर यहाँ अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। यहाँ पर वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल में ओरल और रिटन। अब चलिए हम एक एक करके इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के आधार पर कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। तो पहले है इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है पर्सनल, मतलब विद इन अ ग्रुप, मतलब खुद के बारे में, सेल्फ टॉक। जब आप कुछ इमेजिन करते हैं अपने बारे में, खुद से आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो इंट्रापर्सनल होता है, अंतर्वैयक्तिक। फिर है ट्रांसपर्सनल, जो स्पिरिचुअल डोमेन है, मतलब जब आप जैसे बहुत परेशान है कभी तो ईश्वर से बात करते हैं, या फिल्मों में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन मंदिर चले गए, माँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी माँ को मुझसे अलग क्यों कर दिया, इस टाइप से जब आप ईश्वर से बात करेंगे तो वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब जब दो लोगों के बीच में होता है ये कम्युनिकेशन, फेस टू फेस होता है, और जब आप आमने सामने बात करते हो ना तो इमीडिएट फीडबैक भी आता है। जैसे मैंने कुछ कहा, उधर से कुछ उसने कहा, तो या क्लास की बात आप कर सकते हो तो इमीडिएट फीडबैक आता है, ठीक है, तुरंत। फिर है चौथा ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि समूह संचार। जैसे क्लास में जो कम्युनिकेशन होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। फिर फिफ्थ है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन किसी मास मीडिया के थ्रू होता है, मतलब टीवी के थ्रू हो गया, या रेडियो के थ्रू आपने कुछ सुना, या सोशल मीडिया पे, वो सारी चीजें मास कम्युनिकेशन में आएंगी। जैसे आप बीबीसी न्यूज देखते हो ना, बीबीसी पे, तो पूरे वर्ल्ड के लिए वो पूरे वर्ल्ड की जनता उसमें जो है वो ऑडियंस है, मतलब यहाँ जो ऑडियंस रहती है वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है, एक जैसी तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड की जनता है। इंटरनेट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। पब्लिक कम्युनिकेशन एक और टाइप है इसका, जिसमें जो जनता रहती है वो गुमनाम रहती है, आप नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए कि किसी नेता का भाषण चल रहा है, ठीक है, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन में आएगा। अगर वो मान लीजिए किसी लोकल लेवल पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के किसी भी गांव में कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कब तक? जब तक वो नेताजी का भाषण जो है मास मीडिया के थ्रू लाइव ना कर दिया जाए। जैसे वो लाइव हो जाएगा तो मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पर भीड़ को आप नहीं जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का कोई नेता आया है और उसका भाषण है, तो ऑब्वियस है, ये आप दिमाग लगा सकते हैं कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स होंगे वही वहां पर होंगे, तो थोड़ा बहुत एनीहाउ आप जान सकते हैं। ये था आपका रिलेशनशिप के आधार पर कम्युनिकेशन के टाइप्स, ठीक है। अब अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहला था फॉर्मल, यानी कि जो कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से होता है, जो आप ऑफिस में कम्युनिकेट करते हैं अपने बॉस से, या फिर अगर डिपार्टमेंट की बात करें एजुकेशनल फील्ड में, तो जो प्रोफेसर्स अपने ऊंचे वीसी से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप अपने फ्रेंड्स के बीच करते हैं, है ना, चुगली, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पता नहीं चलता है, वो गुच्छे की तरह से अंगूर होता है ना, गुच्छे गुच्छे एकदम ऐसे ही समझ लीजिए इसको, ये गुच्छे की तरह ही होता है। इसी तरीके से आपको ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ से ये बात आई है। जैसे मैंने किसी से कोई बात कही, मैंने कहा देखो ये बात किसी को बताना, और मैंने बस तुमको बताई, उसने जाके आगे 2-3 लोगों को बता दी, उन लोगों ने किसी और को बता दी, तो ये गुच्छे की तरह चलता जाता है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनऑफिशियल है, इसमें कोई किसी से भी किसी भी तरीके से बात कर सकता है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है बात करने का। फिर हमने बात की थी कम्युनिकेशन के डायरेक्शन के आधार पर, है ना, कि डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, तो अब हम उसकी बात कर लेंगे। डायरेक्शन के आधार पर, यानी कि एक होता है आपका अपवर्ड, ठीक, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी यहां है आपका एम्प्लॉय बेचारा, ठीक है, और वो अपने बॉस से बात कर रहा है, यहां उनके बॉस है, ठीक, ये बॉस है, ठीक। तो जब एम्प्लॉय अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, या इसको आप अपवर्ड कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसका ऑपोजिट होता है डाउनवर्ड, जब बॉस जो है आपके वो एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो डाउनवर्ड होगा। फिर एक होता है वर्टिकल,
एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस से कर रहा है कम्युनिकेट, उसके नीचे वाला इस एम्प्लॉय से कर रहा है, ये अपने बॉस से कर रहा है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखें तो जैसे एक एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तीसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे मैथ्स में डायगोनल होता है ना, विकर्ण, वैसे ही जैसे मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट और एक एचआर डिपार्टमेंट है। अब एचआर डिपार्टमेंट का जो बॉस है ना वो आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कुछ बात करना चाहे तो ये क्या हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। या यहाँ का एम्प्लॉय यहाँ के बॉस से कुछ बात करना चाहे, ठीक है, यहाँ का एम्प्लॉय यहाँ के बॉस से कुछ बात करना चाहे, तो ये सारे होंगे आपके डायगोनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, यानी कि ये आपके डायरेक्शन के आधार पर हो गए कम्युनिकेशन के टाइप। अब हमारा कौन सा बचा, एक तो हो गया हमारा रिलेशनशिप के आधार पर, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा हो गया हमारा डायरेक्शन, और चौथा है अब फोर्थ जो कि है चैनल्स के अकॉर्डिंग। उसमें था एक पहला ओरल, मतलब वर्बल, जो चीजें आप बोल के करते हो ना, शाब्दिक, ओरल, रिटन और विजुअल, तीन। जो चीजें आप मौखिक रूप से बोल देते हो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, और रिटन, जैसे मैं यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ आपके साथ में और रिटन कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ, और विजुअल भी चल रहा है कि आप देख पा रहे हो। ये कैसा कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें ओरल, रिटन और विजुअल दोनों आएंगे। दूसरा है नॉन वर्बल, मतलब अशाब्दिक, जिसमें आप अपने हाव भाव का प्रयोग करेंगे, है ना, आप अपने बॉडी मूवमेंट्स के जरिए को समझाना चाहेंगे, तो वो सारे कम्युनिकेशन जो अशाब्दिक होते हैं, इसमें वर्ड्स की मात्रा कम होती है, इसमें वर्ड्स की मात्रा ज्यादा होती है, और ये इसके जो मैसेजेस होते हैं ना वो कभी कभी मिस इंटरप्रेट कर लिए जाते हैं या मिसअंडरस्टूड कर लिए जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल ये आपके थे 4 टाइप के कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, और चैनल के आधार पर, और एक ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कितने टाइप के होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो चीजें आप बोल के नहीं करते हैं, जो अपने बॉडी जेस्चर से करते हैं। अब हम उनमें कितने प्रकार हैं उसकी बात करेंगे, तो चलिए आइए अब उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं और किसमें क्या क्या बात होती है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है काइनेसिक्स, मतलब जब आप अपने बॉडी मूवमेंट्स को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अभी मैं ये हाथ हिला के आपसे बात कर रही हूँ, आई कांटेक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ समझाने की, अपने हैंड जेस्चर से कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो काइनेसिक्स में आएगा। वोकलिक्स मतलब आपका आप किस मैनर में अपनी बात रख रहे हो, आपकी जो आवाज है उसका पिच कितना है, कितना वॉल्यूम है, कितना पेस है, ठीक है, वो सारी चीजें वोकलिक्स में आएंगी, मतलब आवाज से रिलेटेड। और इसकी जो स्टडी होती है, इन तीनों चीजों की जो स्टडी होती है ना, उसको बोलते हैं पैरालिंगुअल, पैरा लैंग्वेज, ठीक। अब एक होता है हैप्टिक्स, मतलब कम्युनिकेशन बाय टचिंग। आप हाथ मिलाते हो ना एक दूसरे से, तो जब कोई किसी से हाथ मिलाता है तो उससे उसके कॉन्फिडेंस का पता चलता है ना, टच किस तरीके का है इसका पता चलता है, तो हैप्टिक्स एक इसका टाइप हो गया। एक होता है प्रोक्सेमिक्स, मतलब कितनी दूर से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। इसको देने वाले कौन थे, एडवर्ड टी हॉल, 1970 में इन्होंने दिया था। इन्होंने 4 जोन बनाई थी, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक। इंटीमेट मतलब जो बहुत क्लोज है आपके, पर्सनल मतलब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सोशल समाज में आप कैसे कितनी दूरी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, और पब्लिक पब्लिक प्लेस पे आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी आपकी प्रोक्सेमिक्स में आएंगी, मतलब कितने दूर से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कितनी दूरी है आपके और जो दूसरा है रिसीवर उसके बीच में। आर्टिफैक्ट्स मतलब
आपने अपने शरीर पे क्या क्या धारण किया हुआ है ना। जैसे आपको देख के कोई जान जाए, मान लीजिए कि मैं अभी बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊं, लहंगा पहन लूं, सारी ज्वेलरी पहन लूं, इसका मतलब है लोग देख के क्या अंदाजा लगाएंगे, लगता है कि मैम कहीं किसी पार्टी में जा रही है या कहीं शादी में जा रही हैं। ठीक है, उसी जगह पर अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखो जो बिल्कुल ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हो, एकदम साधारण से, और हाथ में पूजा वाली माला लिए हो और कमंडल लिए हो, तो आप क्या कहोगे, लगता है ये कोई पक्का किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहा है। तो आर्टिफैक्ट्स मतलब ये आपके वेशभूषा से, आपके आभूषणों से पता चल जाएगा। तो एक इस तरीके का कम्युनिकेशन भी होता है। फिर होता है ऑल्फैक्टिक्स, मतलब स्मेल से आप जान जाते हो, है ना। आप कहीं से निकले, समोसे वाली गली थी वो, और वहां से समोसों की खुशबू आ रही थी, तो उसकी स्मेल से आप जान गए। तो वो इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल। शब्दों की तो जरूरत नहीं पड़ रही है इनमें। ठीक है, क्रोनोमिक्स मतलब टाइम फैक्टर, कैसे टाइम के साथ साथ जो है आप चीजें समझ जाते हो, टाइम फैक्टर क्या रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। तो ये सारे टाइप्स थे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसका प्रोसेस जो होता है इन जनरल एक क्या प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम मॉडल्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन जनरल जो स्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेशन का वो क्या रहता है। देखिए, एक सेंडर होता है। ठीक है, सेंडर क्या है, ये एनकोडर है। सेंडर ही एनकोड करेगा ना मैसेज को, तो ये एनकोडर है, यानी कि यही सोर्स है। जैसे मैं यहाँ पे क्या हूं, सेंडर हूं, मैं एक सोर्स हूं। ठीक, मेरे पास क्या है, मैसेज है। मैसेज मतलब जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ, लाइक टुडे आई एम टीचिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, मैसेज। फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपना मैसेज पहुंचाऊंगी किसके माध्यम से, तो मुझे एक मीडियम यानी चैनल की जरूरत है। तो मेरे लिए यहाँ पर मीडियम क्या है, यूट्यूब। ठीक है, इसको चैनल भी आप कह सकते हैं, मीडियम को। अब मैंने इतना काम कर दिया, अब मुझे जैसे आप तक मैसेज पहुंचाना है ना, तो सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, मीडियम होगा किस तक पहुंचाना, रिसीवर तक। तो यहाँ पर होगा रिसीवर, और जब रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, है ना। तो रिसीवर क्या है, वो डिकोडिंग करेगा मैसेज की। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप लोग ऐसे करते नहीं है मुझे कमेंट, पर अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखेंगे, लाइक समझ आया, नहीं आया, अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ रह गया है, तो वो क्या होगा मेरे लिए, फीडबैक। एंड इन केस क्या हो जाता है कि मैंने मैसेज भेजा और इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मेरा मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा रिसीवर तक, तो यहाँ कहीं बीच में उसको डिस्टॉर्ट करने कौन आ जाएगा, नॉइज। ये नॉइज शोर नहीं है, जो कुछ भी चीज हमारे मैसेज को पूरी तरीके से क्लियरली पहुंचने से रोकती है, दैट एक्ट्स लाइक ए नॉइज, जो डिस्टॉर्ट करती है हमारे मैसेज को। तो इन जनरल ये एक पूरा प्रोसेस था कम्युनिकेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम एक एक करके मॉडल्स की बात करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनको वैसे तो 3 तरीके से बाइफरकेट किया गया है, लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल। तो पहले हम इन जनरल इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, व्हाट आर लीनियर मॉडल्स, व्हाट आर इंटरैक्टिव एंड व्हाट आर ट्रांजैक्शनल। उसके बाद हम तीनों में जो सब टाइप्स हैं, जो जैसे लासवेल है, एरिस्टोटल है, स्क्रैमर है, ऑसगुड है, इन सब के मॉडल फिर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की, यानी कि 3 तरीके के, मैंने बताया था कि 3 तरीके से मॉडल्स को बांटा गया है कम्युनिकेशन में, लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल। तो लीनियर मॉडल कैसे होते हैं, जो 1 डायरेक्शनल होते हैं, सेंडर ने मैसेज भेज दिया, बस इतना ही काम। ठीक, इसके एग्जाम्पल में अरिस्टोटल का मॉडल, लासवेल, शैनन वेवर और बर्लो। उसके बाद अगर इंटरैक्टिव मॉडल की बात करें तो ये 2 वे होते हैं, फीडबैक इसमें मिसिंग रहता है, इसमें भी फीडबैक की बात नहीं होती है। स्क्रैम्स मॉडल और वेस्ली एंड मैकलेन का मॉडल जो है वो इंटरैक्टिव मॉडल का एग्जांपल है। फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल्स होते हैं,
जो पर्सनल कम्युनिकेशन तो होता ही है इसमें, उसके अलावा इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है, इसमें फीडबैक का कंसेप्ट है, और ये भी टू वे होता है इसमें बार्लैंड, और उसके अलावा आपका डेंस हेलिकल मॉडल। तो अब हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा है लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल के बारे में मैंने बताया कि फीडबैक मिसिंग रहता है और ये वन डायरेक्शनल होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरिस्टोटल का मॉडल। लीनियर में पहला मॉडल इज अरिस्टोटल्स मॉडल, और सबसे पुराना मॉडल है ये। अरिस्टोटल्स मॉडल, इसको पाइपलाइन या फिर कंटेनर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 300 BC से भी पुराना है, और इसको रेट्रोटिक, सुनते क्या, रेट्रो सॉन्ग्स, बहुत पुराने जमाने का, तो इसलिए इसको रेट्रोटिक भी बोलते हैं। और इन्होंने 3 एलिमेंट्स की बेसिकली बात की है इसमें। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इथॉस, लोगोस एंड पैथोस। ठीक, अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इथॉस क्या है, लोगोस क्या है और पैथोस क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन 3 की। मैं भी बात कर दी। एथॉस मतलब वर्थ, आपके मैसेज की वर्थ क्या है। ठीक, लोगोस लॉजिक क्या लग रहा है उसमें, और पैथोस मतलब इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये 3 बेसिक एलिमेंट्स दिए थे। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्पीकर है ना, केवल वही एक्टिव मेंबर रहता है। स्पीकर इज द ओनली एक्टिव मेंबर। उन्होंने रिसीवर की बात ही नहीं करी। ठीक है, केवल मैसेज भेज देंगे। स्पीकर है ये, इसने मैसेज भेज दिया, इसका काम खत्म हो गया। इन्होंने 5 प्राइमरी एलिमेंट्स बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्या होगा, एक स्पीकर होगा। ठीक है, वो क्या देगा, स्पीच देगा। और स्पीच वो कब देगा, किसी ओकेजन पे देगा, है ना। वो स्पीच कब देगा, किसी ओकेजन पे। देखिए, अब जैसे मैं हूं, मैं एक स्पीकर हूं और मैं स्पीच दे रही हूँ। ओकेजन क्या है, मतलब मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा आपका ओकेजन। और ओकेजन जब होगा तो वहां पर ऑडियंस होगी, जैसे आप लोग हैं, तो ऑडियंस है, और ऑडियंस पे क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि स्पीकर होता है, वो स्पीच देता है ओकेजन के अकॉर्डिंग। अब किसी के मरने पे आप गाना तो नहीं गा सकते ना, तो ओकेजन के अकॉर्डिंग वो स्पीच देगा, और उसके बाद में उसकी जो ऑडियंस होगी उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये इनके 5 प्राइमरी एलिमेंट से जो अरिस्टोटल का मॉडल था कम्युनिकेशन का, उसका वो सबसे पुराना मॉडल है। इसको पाइपलाइन कंटेनर मॉडल भी बोलते हैं। 300 BC से भी ओल्डेस्ट है ये। रेट्रोटिक है क्योंकि ये बहुत पुराना है, और इसमें 3 एलिमेंट्स की बात की, पैथोस, एथोस, पैथोस और लोगोस। एथोस इज वर्ड ऑफ योर मैसेज, लोगोस इज लॉजिक क्या है उसमें, पैथोस इज इमोशन से वो जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी इन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो ही केवल एक्टिव मेंबर होता है। इन्होंने रिसीवर की कोई बात नहीं की। फिर इन्होंने कहा कि स्पीकर होता है, उसके पास स्पीच होती है, स्पीच वो अपने ओकेजन के अकॉर्डिंग देता है। उस स्पीच को सुनने के लिए ऑडियंस होती है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था आपका अरिस्टोटल का मॉडल। अब हम बर्लो का SMCR मॉडल पढ़ेंगे, यानी कि सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। चलिए वो देखते हैं। अब हम बात करेंगे बर्लो के SMCR मॉडल के बारे में। जैसे मैंने अभी नाम लिया, बर्लोज SMCR मतलब सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इन 4 की इन्होंने बात की है। ये भी एक आपका लीनियर मॉडल है। इसको SR मॉडल भी बोलते हैं। इसमें ना तो कोई फीडबैक की बात हुई है, ना ही तो नॉइस की, ना ही तो बैरियर्स की। इसमें कहा है इन्होंने कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं ना, अगर वो इक्वली स्किल्ड होंगे तो वो सबसे बेस्ट चीज होगी। क्योंकि अगर वो इक्वली स्किल्ड होंगे तो वो एक दूसरे के मैसेज को समझ पाएंगे, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, संदर्भ को समझ पाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसमें जो SNR है, मतलब जो सेंडर और रिसीवर है, उनका सेम कल्चरल सिस्टम होना चाहिए। मतलब वो एक ही कल्चर से बिलोंग करते हो, है ना। उनका कल्चरल सिस्टम क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो ऑल इन ऑल
बर्लो का जो SMCR मॉडल था वो सेंडर पे बेस था, सेंडर मैसेज चैनल और रिसीवर पे बेस था। इन्होंने कहा इन्होंने किसी भी फीडबैक की, नॉइज की या बैरियर की बात नहीं की अपने मॉडल में। ये लीनियर मॉडल था। इन्होंने कहा है कि सेंडर और रिसीवर को इक्वली स्किल्ड होना चाहिए और वो सेम कल्चर से आने चाहिए, उनका सेम कल्चर और रेस्पेक्ट होना चाहिए ताकि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, एक दूसरे के मैसेज को समझ पाए और मैसेज जो है मिस इंटरप्रेट या फिर मिसअंडरस्टूड ना हो। ठीक है, अब हम अपने तीसरे मॉडल की बात करेंगे, लीनियर मॉडल में ही। चलिए देखते हैं। अगला जो हमारा मॉडल है लीनियर मॉडल में, वो है शैनन एंड वेबर का मॉडल। इसमें उन्होंने क्या किया था, एक तो इन्होंने टेक्निकल कम्युनिकेशन पे काम किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या किया, नॉइज को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि नॉइज क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है हमारे मैसेज को, डिस्ट्रप्शन ले आता है वो मैसेज में। जैसे उन्होंने कहा कि सेंडर को मैसेज भेजना है रिसीवर को, तो उसके बीच में यहाँ कहीं जो मीडियम है उसमें क्या आ जाएगा, नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मैसेज जो है वो रिसीवर तक क्लियरली और कंसाइजली करेक्ट वे में नहीं पहुंच पाएगा। फिर है लासवेल का मॉडल। लासवेल ने क्या किया, 5 क्वेश्चन बनाए। तो उन्होंने पूछा हु, मतलब कौन भेजेगा मैसेज, यानी कि सेंडर कौन होगा। फिर सेज व्हाट, क्या कहेगा, यानी मैसेज क्या होगा उसका। फिर इन विच चैनल, मतलब उन्होंने कहा कि मीडियम क्या होगा, किस मीडियम के थ्रू वो भेजेगा। फिर टू होम, किसको भेजेगा, यानी कि ऑडियंस क्या होगी, यानी रिसीवर की बात की उन्होंने। फिर आखिरी में उन्होंने कहा, क्या कहा, विद व्हाट इफेक्ट, यानी यहाँ पर उन्होंने इफेक्ट की बात की कि इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आपके खत्म हो जाते हैं लीनियर मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा अरिस्टोटल का, फिर हमने पढ़ा बर्लो का, फिर हमने पढ़ा शैनन वेबर का, और फिर हमने पढ़ा है लासवेल का। तो ये आपके लीनियर मॉडल्स थे। अब हम बात करेंगे दूसरे मॉडल की, यानी कि जो है इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, चलिए अब इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में हम देख। अब हम बात करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल की। ठीक है, लीनियर मॉडल हमने पढ़ लिए हैं सारे, अब हम इंटरैक्टिव मॉडल की बात करेंगे। तो मैंने बताया था इसमें 2 वे प्रोसेस रहता है, सेंडर रिसीवर दोनों की बात होती है। इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी आप कह सकते हैं। इसमें नॉइज एंड बैरियर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो इसमें जो पहला है वो ऑसगुड और स्क्रैमर का मॉडल है, जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन की बात की। आप रियल टाइम में फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, मैंने कुछ कहा आपने कुछ कहा, लाइक क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्होंने कहा हमेशा स्टिमुलस रिसीव करने से होता है। मतलब आप कोई क्यू, कोई संकेत, कुछ आप ऐसा रिसीव करते हो ना, तो उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। इन्होंने ये इसको सर्कुलर मॉडल भी बोला है। और इन्होंने 3 स्टेप की इसमें बात की है, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मैसेज को इनकोड करना, फिर डिकोड करना, फिर उसकी व्याख्या करना। इन्होंने कहा है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना सेंडर और रिसीवर का, वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, सेम है। मैं यूजीसी नेट के बारे में पढ़ा रही हूँ पेपर 1, और आप यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ने आए हो, तो इसीलिए हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, सेम है हमारा। इसमें आपके पास की चीजें भी हो सकती हैं, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीजें भी आपको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे आएंगी। जैसे उन्होंने कहा ये सेंटर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है और ये रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो ये ओवरलैप करना चाहिए कहीं पर, ये ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी इस मॉडल में। तो ये है आपका ऑसगुड और स्क्रैमर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे इसी में अगला मॉडल, द वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल। उन्होंने क्या किया था, गेट कीपर्स को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने गेट कीपर का रोल बताया था कि कम्युनिकेशन में गेट कीपर्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा इन्होंने ये नहीं कहा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर से स्टार्ट होता है या किसी मैसेज या सोर्स से स्टार्ट होता है। इन्होंने कहा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से स्टार्ट होता है। आप पर्यावरण में कुछ चीज देखते हैं, उसके प्रति आप इंटरैक्ट करते हैं, तो वहां से आपको वो सोर्स होता है आपके कम्युनिकेशन का। इन्होंने रोल ऑफ फीडबैक की भी बात की, फीडबैक का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। उसके अलावा इन्होंने 9 फैक्टर्स दिए थे, जिनके आधार पर इन्होंने ये बताया कि कम्युनिकेशन में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल की। ये हमारा आखिरी टाइप है, और इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस फीडबैक आता रहता है। मतलब साथ के साथ आप फीडबैक की भी बात करते रहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा, तो सेम टाइम पे कभी कभी सेंडर रिसीवर की तरह काम करेगा और रिसीवर सेंडर की तरह। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 3 कॉन्टेक्स्ट में बात की है। रिलेशनल, सेंडर और रिसीवर के बीच कैसा रिश्ता है,
सेंडर और रिसीवर का सांस्कृतिक बैकग्राउंड कैसा है, एक जैसा है कि नहीं है, सोशल चीजें उनके बीच में कैसी हैं, सामाजिक चीजें उनके बीच में कैसी हैं। तो ये हुआ आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें पहला बर्लैंड का है, जिन्होंने क्या किया है, क्यूज के आधार पर, संकेतों के आधार पर उन्होंने बताया कम्युनिकेशन होता है। और जो है इसके अलावा इनका जो पूरा नाम था डीन बर्लैंड, और इन्होंने 1970 में इसको फॉर्मुलेट किया था, इसको बनाया था इस मॉडल को। इस मॉडल को डायनेमिक मॉडल, कंटिन्यूअस मॉडल, सर्कुलर मॉडल या इरिवर्सिबल मॉडल, कॉम्प्लेक्स मॉडल या अनरिपीटेबल मॉडल भी कहते हैं। तो अब आप ये समझिए कि क्यूज क्या होते हैं। क्यूज वो होते हैं जिनसे आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्यूज से किसी भी तरीके का अर्थ निकाल सकता है। जैसे एक आपने वो पिक्चर देखी होगी ना जिसमें चिट्टी रोबोट है, वो रजनीकांत की, उसमें क्या है, वो कहते हैं कि टीवी खोल दीजिए, तो वो चिट्टी क्या करता है, पूरी टीवी को खोल देता है, वो पूरे बोल्ट वोल्ट सब उसके अलग कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप जो बात कह रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में, और अगला वाला उस क्यू को किस तरीके से समझ रहा है ना। तो ये होते हैं क्यू यानी संकेत। इसको उन्होंने 3 तरीके से बताया है। एक होते हैं पब्लिक, फिर दूसरे होते हैं प्राइवेट, और तीसरे होते हैं बिहेवियरल। ठीक है, जो पब्लिक होते हैं वो सबके लिए एक जैसे, मतलब सार्वजनिक। अगर कहीं पर हॉस्पिटल में कोई गया है और फिनाइल का पोछा लगाया गया तो फिनाइल की खुशबू सबको एक जैसी आएगी, या किसी ने परफ्यूम डाला है और उसके आसपास के जितने लोग हैं उसके लिए वो जो फ्रेग्रेंस होगी वो सेम होगी, यानी कि वो पब्लिक क्यू होगा। उसके अलावा अगर प्राइवेट क्यू की बात करें, जैसे आपके पेट में दर्द होगा तो उसे केवल आप ही फील कर सकते हो, आपके हेड में पेन होगा तो उसे आप फील कर सकते हो, ये पर्सनल होते हैं। तीसरे होते हैं आपके बिहेवियरल क्यूज, जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के हो सकते हैं। इस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है, इन चीजों पे कम्युनिकेटर का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। तो जो बिहेवियरल क्यूज होते हैं ना, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त कुछ कपड़े पहन के आया और आपको वो कपड़े अच्छे नहीं लगे, और आपने डायरेक्ट बोल दिया कि क्या कपड़े पहन के आ गए हो, आज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। और अगर आपने क्या किया, उससे कुछ कहा नहीं वर्बली, और आपने उसको देख के अजीब सा मुंह बना दिया या भौहें सिकोड़ ली, तो वो आपका नॉन वर्बल जो है बिहेवियरल क्यू में जाएगा। तो ये थे आपके 3 तरीके के मॉडल, जिसमें हमने लीनियर देखा, इंटरैक्टिव देखा और ट्रांजैक्शनल मॉडल देखा। अभी एक मॉडल जो है और इसमें बचा हुआ है, वो है डेंस हेलिकल मॉडल। उसकी भी हम बात अभी कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल में एक और मॉडल की, जो है डेंस हेलिकल मॉडल। डेंस हेलिकल मॉडल 1967 में इन्होंने दिया था। इनका नाम था डेंस हेलिकल। तो इन्होंने क्या कहा, जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो भी हम चीजें कम्युनिकेट करते हैं वो टाइम के साथ साथ और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इन्होंने क्या कहा, जो हमारा कम्युनिकेशन है तो वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम के साथ क्या होता जाता है, टाइम बढ़ेगा तो ये भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। उसको उन्होंने हेलिकल से रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, स्पाइरल तरीके से। उन्होंने कहा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन क्या होगा हमारा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये हमारे 3 मॉडल थे, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव। अब हम बात करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में जो मॉडल दिया था वो कॉलन एंड चैन ने दिया था। इन्होंने ना 4-5 स्टेप्स बताए हैं, और उसमें पहला है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। मैसेज को फॉर्मुलेट किया जाएगा, फिर उस मैसेज को इनकोड किया जाएगा, फिर उस मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी उस मैसेज का स्थानांतरण होगा, फिर उस मैसेज को डिकोड करेगा रिसीवर, ठीक है, और फिर फीडबैक होगा और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होगा। तो ऐसा जिसमें कुछ खास नहीं है, जैसे इन जनरल हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, ये वैसे ही है। और क्लासरूम कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के रास्ते में, जो चीजें आड़े आती हैं। सीमेंटिक, मतलब जो लैंग्वेज रिलेटेड चीजें जो बैरियर्स का काम करती है, जैसे पुअर क्वालिटी हो गई किसी की लैंग्वेज की, है ना, तो ये सारी चीजें सीमेंटिक बैरियर्स में आती हैं। फिर साइकोलॉजिकल, मतलब माइंड से रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसकी फैसिलिटीज, उसका प्लेसमेंट का तरीका, उसकी जो सारी उसका एनवायरमेंट है, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आएंगी। कल्चरल बैरियर्स, सांस्कृतिक जो बैरियर्स होते हैं वो आएंगे इसमें 2 तरीके की हम बात करते हैं, लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट।
तो हाई कॉन्टेक्स्ट वाले हैं हम लोग इंडियंस, हम लोग नॉन वर्बल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, सीधे सीधे बात को नहीं कहना चाहते, घुमा फिरा के लेयर्ड तरीके से कहते हैं। तो एशियन कंट्रीज जो है वो सारे हाई कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, लो कॉन्टेक्स्ट वाले सीधे सीधे कम्युनिकेशन करते हैं और प्रिसाइज रहता है इनका कम्युनिकेशन, थोड़ा सा क्लियर रहता है। तो ये कल्चरल बैरियर्स की तरह काम करते हैं। फिजिकल बैरियर्स जो किसी की जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल बैरियर्स में आएंगी। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आपकी बॉडीली चीजों से रिलेटेड, बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम है या कुछ है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि इस तरीके के बैरियर्स जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो, जैसे इंटरनेट कभी कभी सही नहीं चल रहा है और आप नेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक बैरियर की तरह काम करेगा। तो ये सारे आपके बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। और अब हम आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क की। अब हम बात करेंगे आगे कम्युनिकेशन नेटवर्क की, ठीक है। तो पहला है आपका चेन नेटवर्क। ये फॉर्मल होता है, प्री प्लान्ड होता है, इसमें हायरार्की होती है, ठीक है। जैसे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं तो ये चेन नेटवर्क होता है। ये अधिकतर नौकरशाही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, ब्यूरोक्रेटिक, उनमें होता है। फिर दूसरा है आपका व्हील नेटवर्क। जैसे कि बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज को कोई मैसेज भेज रहा है तो ये व्हील नेटवर्क, इसको आप स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। और इसमें कोई टीम वर्क की बात नहीं होती है। ये पूछा जाता है कि क्या स्टार नेटवर्क या व्हील नेटवर्क में टीम वर्क की बात होती है, तो इसमें कोई टीम वर्क की बात नहीं होती है। फिर एक होता है आपका सर्किल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें जो है ना एक जैसे बिलीफ सिस्टम वाले लोग, एक क्लास के बच्चे आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, वो एक सर्किल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। उसमें कोई भी लीडर नहीं होता, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑटोनोमस टीम होती है, उस तरीके से ये लोग काम करते हैं। फिर चौथा और लास्ट है आपका ऑल चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें कोई किसी से भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसको आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसने इससे कम्युनिकेट कर लिया, इसने इससे कर लिया, इसने इससे कर लिया, ये यहाँ चला गया बात करने, ये इससे, तो मतलब कोई कहीं से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये होता है आपका ऑल चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका कोई डिसाइडेड पैटर्न नहीं है। तो आज हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, रिलेशनशिप के आधार पर पढ़े, हमने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर पढ़े, और हमने डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है ये पढ़ा। फिर हमने आपको बताया कि चैनल के बेसिस पे कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। फिर वर्बल के टाइप्स में हमने ओरल, रिटन और विजुअल पढ़ा, और नॉन वर्बल में मैंने आपको टाइप्स बताया, जिसमें हैप्टिक्स बताया, मैंने आपको प्रॉक्सिमिक्स बताया, काइनेसिक्स बताया, ओल्फैक्टिक्स बताया, ये सारे मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद में हमने बात की मॉडल्स की, जिसमें हमने मॉडल्स को 3 तरीके से देखा। लीनियर मॉडल जिसमें एरिस्टोटल, लैसवेल, शैनन वेबर, और उसके अलावा फिर हमने इंटरैक्टिव मॉडल्स पढ़े, हमने ट्रांजैक्शनल मॉडल्स पढ़े, ठीक है। इसके अलावा हमने आपसे बात की कि कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, स्टार नेटवर्क की बात की, ऑल चैनल नेटवर्क की बात की, व्हील नेटवर्क की बात की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये चैनल और ये वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रिसर्च 365। थैंक यू।